तो बच्चों क्या 9th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी वजह से मैथ या साइंस में कोई दिक्कत रहती है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम को 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। तो आज चालू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप जानते ही हो, बचपन से सुना ही है। ठीक है, कि कुछ है जो हमें धरती की तरफ खींचता है। ठीक है, अच्छा, हम धरती पे कहाँ रहते हैं ये सबको पता है? कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता? धरती में रहते हैं हम, धरती के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं? नहीं, मैं सही में पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा हो अगर जिसे ना पता हो? कहाँ? मान लो ये धरती है, कहाँ है धरती? बॉल कहाँ है? रुको एक सेकंड आता हूँ। मैम यहाँ बॉल है कोई? हाँ, मान लो अगर ये धरती है तो हम इस पे कहाँ रहते हैं? इसके अंदर कि इसके ऊपर? ऊपर, ठीक है ना? ये बातें पता है ना सबको? चलो अच्छी बात है। ठीक है कि हम धरती के ऊपर रहते हैं। यहाँ कि यहाँ? अच्छा, यहाँ नहीं रहते, यहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है, क्या है ना कि धरती का जो सेंटर है बेटा, वो हमें अपनी तरफ खींचता है, और धरती के आसपास क्या है? पूरा एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। तो चाहे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो भी ऊपर आसमान रहेगा। यहाँ खड़े हो तो वैसे तो यहाँ नीचे आसमान है, लेकिन हमें क्या लगेगा कि ऊपर ही आसमान है, ऊपर ही आसमान है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर पूरे को घेरा हुआ है, उसे भी धरती के सेंटर ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। और जब हम यहाँ भी खड़े होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? एक वीडियो था, है ना, उसकी मदद से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हम रह कहाँ रहे हैं। तो ये देखो, ये तो गाना आ गया। चलो, है ना, गोली ये देखी है हमने पहले भी, है ना? देखो, इसमें ना एक छोटा सा प्लेनेट है, और इस छोटे से प्लेनेट में ये इस बंदर को पकड़ रहा होता है। आपके पर्सनल मैसेजेस मतलब ये नहीं सुन नहीं सकता, व्हाट्सएप भी नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। क्यूट डॉग फोटोज वो भी प्राइवेट है। सुन भी लेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है हमें। Yeah, that's right. Just keep laughing. All right, enough of this. This is mine. Someone can hide here. अभी देखना क्या होगा। ये एक छोटा सा प्लेनेट है, जैसे हमारा अर्थ है। Wait. Hold on just a second. That's it. Of course. The tables are about to turn, Bubbles. अब ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो हो गया ना कि ये प्लेनेट है। ये देख रहे हो, यहाँ भी भाग रहा है ये। ठीक है, क्यों? इसका सेंटर इसे खींच रहा है। तो यहाँ भी है तो ये इसे नॉर्मली ही लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? घर देख रहे हो, यहाँ पे है। ठीक है, बंदर यहाँ भाग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही कुछ हमारा भी प्लेनेट काम कर रहा है। समझ आया कि नहीं? ये गोकू कैचेस बबल है ना? इसी की मदद से मुझे भी थोड़ा हिंट मिला था सबसे पहले। ठीक है, बाकी बाद में जो पढ़ा वो तो अलग। ठीक है, कि हम एग्जैक्टली कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारा ये क्या है, ऊपर का क्या है? एयर है ना, हवा है सारा का सारा। ठीक है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर रहते हैं, हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम चलता है। Like I said, you can run, but you can't hide. I'm coming to get you. Where are you going? The jig is up.
पकड़ा गया बंदर। ठीक है, तो इससे थोड़ा और हिंट मिल गया होगा, बाकी ठीक है तुम्हें पता था वो पहले से, अच्छी बात। कोई दिक्कत इतने में? चलो अब पढ़ते हैं। समझ आया? गुस्सा है? तब ठीक है। देखो कह रहा है हमने मोशन के बारे में जाना और फोर्स के बारे में जाना कि फोर्स की वजह से ही मोशन होता है। ठीक है, तीनों लॉ ऑफ मोशन पढ़े, वो सब समझ लिया है। कह रहा हमने ये जाना कि फोर्स चाहिए स्पीड या डायरेक्शन को बदलने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो कह रहा है हम हमेशा देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं एक हाइट से, वो अर्थ की तरफ जाता है। ये बात तो सही है। तुम एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो वापस आएगी कि नहीं? ठीक है, कोई चीज यहाँ से छोड़ दोगे मान लो अपनी छत पे जाके, तो वो नीचे की तरफ जाएगी कि ऊपर की तरफ? मैं गोली कह रहा मेरे घर में तो ऊपर की तरफ जाती है, क्या ऐसा है? नहीं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वी नो डेट ऑल प्लैनेट गो अराउंड द सन। एक बात तुम्हें बेसिक पता है कि जितने भी प्लैनेट है वो सन के आसपास होते हैं। ठीक है, घूमते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो आगे कह रहा है द मून गोज अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, कह रहा है इन सभी केसेस में कोई फोर्स तो होगा ना जो उन पे एक्ट कर रहा है, जो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, जो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ पा रहे हो? तुमने वहां सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, उसमें देखा ना कि बहुत बार क्या होता है वहां पे डायरेक्शन का चेंज होता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो कह रहा है कोई फोर्स होगा जो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, प्लेनेट पे, मून्स पे। तो आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, बोला कि सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इन सभी मूवमेंट्स के लिए, मोशन के लिए। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। और कह रहा है कि जो वेट होता है बॉडी का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी थोड़ी सी बताई है। ठीक है, जब मैटर पढ़ाया था तो मास और वेट का डिफरेंस बताया था, वहां बोला था कि मास अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी होता है, और जब उसी पे ग्रेविटी लग जाती है तो वेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? वेट। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो कि मैं एक कुत्ते को और एक हाथी को, मान लो, ठीक है, 5 मंजिल से फेंक दूं, तो जमीन पे पहले कौन गिरेगा? हाथी। ठीक है, दोनों साथ में गिरेंगे। अगर मैं बाकी के सारे फोर्स हटा दूं, बाकी के सारे फोर्स हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों बराबर टाइम पे गिरेंगे। तुम एक भारी पेन लेना और एक हल्का पेन लेना, ठीक है, उन्हें जब छोड़ोगे ना वो लगभग साथ में ही गिरेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मली तुम्हें लगेगा कि हाथी को पहले गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सब भी इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। ठीक है, देखो कह रहा है ग्रेविटेशन। कह रहा है हमें पता है मून जो है वो अर्थ के चक्कर काटता है। ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं वो भी एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के फिर वापस आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कहा जाता है कि जब न्यूटन, है ना, एक ट्री के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल उनके ऊपर गिरा, है ना। इससे बच्चे बहुत परेशान हैं, कहते काश ना गिरा होता। कोई कहता पेड़ ही क्यों नहीं गिर गया। समझ आ रहा है? जो ये इतना सारा कुछ दे के चले गए, लेकिन बात यही है ना कि अच्छा हुआ। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। बुर्गी बता रहा था ना कि कोई एक बार गांव में निकल लिए तो एक आदमी आया उसके घर और उसको कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, अब कोई बात नहीं। चलो, कह रहा है इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक उनके ऊपर एप्पल गिरा। एप्पल जब गिरा तो न्यूटन ने सोचना चालू किया। उन्होंने सोचा कि अर्थ एक एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या अर्थ मून को भी अट्रैक्ट कर रही है? और कह रहा है कि क्या दोनों केसेस में सेम फोर्स लग रहा है। अब देखो कह रहा है ही कॉन्जेक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स, है ना, दोनों केस में सेम टाइप का फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, उन्होंने बोला कि अपने ऑर्बिट के हर पॉइंट पे मून जो है वो अर्थ की तरफ आता है। मून जो है अर्थ की तरफ आता है, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता। समझ आ रहा है? हर पॉइंट पे वो अर्थ कहीं ना कहीं उसे अट्रैक्ट कर रही है। अगर ना अट्रैक्ट करे तो मून सीधा निकल जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि
मून जो है ऐसा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय अर्थ, है ना। लेकिन ये बात है कि हम देखते नहीं है इसको फॉल होते हुए। एक नॉर्मल बॉल फेंकोगे तो वो अर्थ की तरफ जाएगी, इन मून बहुत बड़ा है तो वो इधर आता नहीं है या हमें लगता नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इस अंडरस्टैंड करो इस मोशन को। कह रहा है ये तुमने वैसे बचपन में खेल खेल में किया भी होगा। किस किस ने किया है? कभी धागा बांधा है, मतलब पत्थर बांधा है धागे में और ऐसे घुमाया है? लड़कियों ने नहीं किया, लड़कियां कम खुरापाती होती है ना, लड़कों को ही रहता है घुमाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबने किया लड़कों में लगभग, है ना। तुम लोगों ने नहीं किया, करके देखना, मार मत देना किसी को, ठीक है। हाँ देखो, तो कह रहा है पीस ऑफ थ्रेड लो, स्मॉल स्टोन उसमें बांधो, मतलब पत्थर बांध दो, ठीक है, थ्रेड का, उसको घुमाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, नोट करो। कह रहा है धागे को छोड़ दो, डायरेक्ट धागे को छोड़ दो। समझ आया? अब क्या होगा, अब क्या होगा? देखो बात क्या होती है, जहां छोड़ोगे ना वहीं से वो आगे को भाग जाएगा सीधा। क्या वो तुम्हारे पास आएगा? नहीं, वो कहीं और निकल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो देखो ऐसा ही कुछ चलता है यहाँ। कह रहा है थ्रेड को रिलीज करने से पहले स्टोन जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है एक सर्टेन स्पीड पे, और उसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब क्या हो रहा है कि चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा है। कह रहा है फोर्स जो कॉज कर रहा है इस एक्सेलरेशन को और मूविंग में रख रहा है उसको, ठीक है, वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। कहाँ एक्ट कर रहा है? सेंटर की तरफ। भाई तुम सेंटर से ही तो उसको घुमा रहे हो ना, तो यही बात है, ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है बेटा? सेंटर की तरफ। और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, कि सेंटर की तरफ चीज जा रही है, सेंटर की तरफ चीज जा रही है। कह रहा है अगर ये फोर्स ना हो तो स्टोन एक स्ट्रेट लाइन में जो है फ्लाई, है ना, उड़ जाएगा। आ रही है बात समझ? जहां छोड़ दोगे वो फोर्स हट गया, हटते ही क्या होगा, वो एक सीधी लाइन में चला जाएगा, वो फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो टेंजेंट होगी। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है, सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है। टेंजेंट समझ आया? नहीं आया? तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे एक लाइन है, वो लाइन सिर्फ सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ही काटती है, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो अगर ये है, इसने 2 पॉइंटों पे काट दिया ना, तो ये टेंजेंट नहीं है। ऐसे बस जो छू के चली गई। आया बात समझ में? जैसे ये है और एक यहाँ पे लाइन बना दी, तो ये भी एक क्या हो गई? टेंजेंट। समझ में आया? तो इसको टेंजेंट बोला जाता है। वही बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे, सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। मैथ में भी काम आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एबीसी एक टेंजेंट है। ये जो एबीसी हमने लाइन ली है, ये क्या बेटा? सर्कल पे टेंजेंट है, पॉइंट बी पे, ठीक है। अब देखो कह रहा है ये जो मोशन है मून का बेटा अर्थ के अराउंड, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का। तो जो बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है वही मून को भी अट्रैक्ट फोर्स कर रहा है, ठीक है। कह रहा है ऐसा अगर कोई फोर्स ना होता तो मून जो है वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाता और मून कहीं और भाग जाता, ठीक है। लेकिन ये मून को भागने नहीं दे रहा, ये कह रहा है मून मेरे साथ रहेगा, ठीक है। कह रहा है इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अब वो कह रहा है ना कि कह रहा है कि एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ। क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? एक बात ये भी है, क्या अर्थ एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और अगर करता है तो अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ चला जाता? अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ चला जाता? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। अभी समझो इस चीज को। देखो कह रहा है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुमने पढ़ा है वो यही कहता है ना, ठीक है। हाँ, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या अगर वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है। लेकिन बात क्या आती है यहाँ पे? अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा मास के। समझ आ रहा है? ये हमें कौन बोलता था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बात ये आती है ना, अर्थ का मास तो क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत ना के बराबर, बहुत ना के बराबर। आई बात समझ में? और उसका मास कम है, उसका मास क्या है? कम, तो उतने ही फोर्स में हमें उसका एक्सेलरेशन दिखता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अट्रैक्ट दोनों करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट एक दूसरे को दोनों करते हैं, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, उस वजह से हमें इसका मूवमेंट या इसका एक्सेलरेशन ना के बराबर होगा या ना के बराबर दिखेगा।
समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यह हो गई ना के बराबर। आई बात समझ में? तो वही ये बोल रहा है कि मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, कि वो ना के बराबर है और आगे हमें अर्थ जो है एप्पल की तरफ मूव करता नहीं दिखता। और इसी आर्ग्यूमेंट को हम कहाँ करेंगे कि अर्थ जो है वो मून की तरफ भी नहीं बढ़ता, क्योंकि मून का साइज अर्थ से बहुत छोटा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये हरजोत और क्या ये गोली, क्या ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो हाँ, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, क्या हुआ? हाँ, मतलब तुम दोनों भी कर रहे हो एक दूसरे को। बेचारी शर्मा रही है, कह रही अच्छा हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट अब मास मान लो इसमें जाता है तो मैं इसकी तरफ खींच रही उतना ज्यादा नहीं है ना वो। अभी बताता हूँ, अभी वहां कहानी आएगी कि वो अट्रैक्शन की वैल्यू तुम निकाल पाओगे। समझ आ रहा है? तो वो इतना ज्यादा नहीं है कि खिंच जाएगा, वैसा नहीं है। अभी पढ़ो, देखो बताते हैं। कह रहा है सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड जाते हैं, यही बात है। ठीक है, तो फोर्स होता है सन और प्लेनेट के बीच में। और यही है कि दूसरे ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं, न्यूटन ने कंक्लूड किया कि अर्थ ही अट्रैक्ट एप्पल को नहीं करती या मून को, लेकिन सारे जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। कोई भी दुनिया में दो चीजें एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और जिस फोर्स से कर रही है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो तुम दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि तुमको खींच ले। आया समझ में? ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू कैसे निकलती है ये भी हम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है इतनी बात में तो बताओ? आ रहा है बेटा सब समझ? एक बार रीड कर लो ये जितना मैंने अभी तक पढ़ा है ना बेटा। आप लोग भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार फटाफट रीड कर लो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जल्दी कर लो, 2 मिनट लगेगा, फिर मैं माइक दोबारा ऑन कर लूँगा, पढ़ते हैं।
चलो आगे चलते हैं। देखो अब आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से जो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, जो प्रोपोर्शनल होता है कि उनके मास को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, मास को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब डी का स्क्वायर हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो एक का मास और दूसरे का मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझ में आ रही है बात कि नहीं बेटा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जी क्या है इसके बारे में अभी बताएंगे। याद करो मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया होगा कि जब हम कांस्टेंट ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शन का, तो जब प्रोपोर्शन का साइन हटा के इज इक्वल टू आता है तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट आता है, उसकी जगह कोई कांस्टेंट। समझ आ रहा है कि नहीं, ये बातें मैंने पहले बताई है कि जब भी ये वाला साइन हटता है उसकी जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो ये जी वही कांस्टेंट वैल्यू है। अभी इसके बारे में पढ़ोगे, समझ आया। तो बेटा दो चीज़ों के बीच में ये फोर्स अट्रैक्ट मतलब एग्जिस्ट करता है या ये फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये याद रखना, काम का है, ये काम आएगा। तो हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से जो कि प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सामने, इनवर्स है तो नीचे। आई बात समझ। देखो कह रहा है मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और उनके मासेस हैं, एक कैपिटल एम ले लिया और एक स्मॉल एम ले लिया, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस है डी, दोनों का डिस्टेंस है डी, इस तरीके से, ठीक है, कि इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का वो है एफ। वो कितना है, एफ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है तो मास को मल्टीप्लाई किया। अब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो 1/d², 1/d²। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं, ठीक है। तो ये 1/d² आ जाएगा। उसके बाद दोनों को कंबाइन करा, यहाँ f क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन को ऐसे दिखाते हैं 1/, में तो 1/d²। जब कंबाइन किया तो ये क्या हुआ, f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m/1 में d²। और जब ये प्रोपोर्शन का साइन को इज इक्वल टू का बनाया तो यहाँ क्या आ गया, कैपिटल जी। क्या आ गया, कैपिटल जी, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो जी क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एक सेकंड रुकना भाई, तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओगे, क्यों चिल्ला रहे हो, आराम से रहो। देखो तो जी यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सली दो ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है, कांस्टेंट है इस वजह से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। अब एक बात बता रहा है वो कि f इंटू d² बराबर जी m इंटू एम। तो g बराबर क्या हो जाएगा, f d² में m इंटू एम। एक ये भी चीज़ आ गई, इस g की वैल्यू भी हम उसकी मदद से निकाल पा रहे हैं। अब एक बात है, कह रहा है कि यहाँ SI जो है यूनिट g की SI यूनिट कैसे निकलेगी। तो g की SI यूनिट कैसे निकलेगी बेटा, हम यहाँ पे फोर्स की यूनिट लगाएंगे, डिस्टेंस की लगाएंगे, ठीक है, और मास की लगाएंगे, ठीक है। देखो समझो कि इसकी क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। समझ में आ रही है बात कि नहीं, फोर्स की SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। उसका ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। यहाँ डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर, तो मीटर क्या हो जाएगा 2 बार, तो मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या है, मास 2 बार, मास की क्या होती है, केजी, मास की क्या होती है, केजी। तो केजी कितनी बार, 2 बार। अब नीचे है 2 बार, केजी का स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। आई बात समझ में। तो इसकी जी की यूनिट क्या हुई, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, पर केजी स्क्वायर, पर केजी। समझ आया भाई, ठीक है, या केजी रेज़ टू द पावर -2 ऐसे बोल सकते हो। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे एक बात है कि वैल्यू जो थी जी की
वो हेनरी कैवेंडिश ने मतलब ढूंढी थी, ठीक है, एक सेंसिटिव बैलेंस का इस्तेमाल करके। अब इसकी बात बाद में करेंगे एग्जैक्ट पढ़ के, ठीक है। कह रहा है एग्जैक्ट जो वैल्यू है जी की वो लगभग क्या है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू यही है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ये आपको याद रखना है, क्या है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। अब देख गोली, यहाँ पे बात यही आ जाती है ना कि जी की वैल्यू कितनी छोटी हो गई, 10 की पावर -11 है, समझ रहा है। तो इतना कम फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब इतना फोर्स कम एग्जिस्ट करेगा तो वही बात हो जाती है कि फिर ये आपको मोशन में लाने के लिए, ठीक है, काफ़ी नहीं है। आया? हाँ, बाकी जगहों पे ये है जैसे अर्थ कर रहा है तो अर्थ का मास ही इतना ज़्यादा है कि फिर फोर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को कर रहे हो अट्रैक्ट तो फिर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू ही बहुत कम है भाई। 10 की पावर -11 है, 10 की पावर क्या है -11। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से अब देखो आगे कह रहा है कि हमें पता है कि एग्जिस्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ये भी बोल रहा है कि कंप्यूट करो वैल्यू को, ठीक है, अपने और अपने फ्रेंड के, ठीक है, अपना आपस में क्या करना है, आपको क्या पता होना चाहिए, अपना डिस्टेंस पता होना चाहिए, दोनों का मास पता होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और उसके बाद आपको जी पता ही है तो उस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है। और ये फोर्स आप एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि ये बहुत कम है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये लॉ यूनिवर्सल है इस सेंस में कि ये जो है ये हर बॉडी पे एप्लीकेबल है, हर बॉडी पे एप्लीकेबल है, चाहे बड़ी हो या छोटी, चाहे सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल हो, कोई सी भी बॉडी है उस पे ये क्या है बेटा, तुम्हें अप्लाई होता है। अब देखो कह रहा है एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डी। इसका मतलब अगर डी को हम, ठीक है, बड़ा कर दे फैक्टर ऑफ 6 से, है ना, डी जो है वो 6 गुना हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए 6 गुना, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/36, 1/36। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो उस तरीके से बोल रहा है क्योंकि डी स्क्वायर है ना, नीचे क्या है डी स्क्वायर, तो भाई 6 से हुआ तो वो 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तो वो 1/36 छोटा हो जाएगा। समझ आया कि 6 यूनिट से अगर हम माने कि डी जो है वो बढ़ा, डी जो है वो बढ़ा, तो 1/36 से फोर्स क्या हो जाएगा कम, फोर्स क्या हो जाएगा कम। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 1। कह रहा है जो अर्थ का मास है वो दे दिया, मून का मास दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया, कह रहा है फोर्स निकालो और जी की वैल्यू लगभग वो ले रहा है 6.7, है ना, अभी पढ़ा था ना 6.67 था, ठीक है, 673, तो उसको लगभग क्या ले लिया 6.7 ले लिया। समझ में आ रही है बेटा बात कि नहीं? तो यहाँ हम वही है कि सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ ये याद रखना किलोमीटर को किस में बदल लेना, मीटर में, किलोमीटर को किस में बदल लिया मीटर में, ठीक है। तो ये करके आना ट्राई, ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वही बेसिक चीज़ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करके लाना, अगली क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, तो फिर आपको अगली वीडियो परसों मिल जाएगी, ठीक है, शाम को 5 बजे। तो अच्छे से पढ़ो, देखो, सुनो, समझो, और बस आज के लिए इतना ही।